हेलो गाइस, आज का हमारा पॉडकास्ट है साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के ऊपर, जिसमें हमारे साथ हैं अंशुल जैन, जो कि मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। और अंशुल जैन एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जिनको काफ़ी टाइम से इस चीज़ों में एक्सपीरियंस है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग, वीएपीटी के अकॉर्डिंग। वो आज हमें बताने वाले हैं कि साइबर क्राइम्स वगैरह कैसे हो रहे हैं आज के टाइम पे, उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, या फिर हैकिंग का करियर कैसे लोग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी लोगों का माइंडसेट बना हुआ है ना, एक हैकिंग के रिगार्डिंग बैड माइंडसेट बना हुआ है, एक हैकर है, हमारा डाटा चुरा लेता है, हमारे पैसे चुरा लेता है, तो वो उस माइंडसेट को क्लियर करने आ रहे हैं कि एक्चुअल में हैकर्स कौन है, एथिकल हैकर्स कौन है और ब्लैक हैट हैकर्स कौन है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हेलो भाई, कैसे हो? बस सर बढ़िया। आप बताओ। और मैं आज के टाइम में आपको मैंने स्पेशली आज इस टॉपिक पे बात करने को क्यों बुलाया, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ ना, हमारी ऑडियंस जो भी है वो हैकर्स को एक बहुत ही अलग माइंडसेट से देखती है कि जो भी हैकर है ये मतलब हमारा डाटा चुरा लेगा या कुछ है। तो जितने भी इस टाइप के आप लोगों को मिलते हो ना आसपास में, तो आपको इस टाइप की चीज़ें दिखाता है कि ये भाई ये बंदा हैकर है, हमारा डाटा हैक कर लेगा, वाईफाई से ले लेगा, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में हैकर्स कौन है, हैकिंग क्या है, एक बेसिक लेवल पे बताना चाहता हूँ कि अपनी ऑडियंस। ठीक है, तो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। बेसिकली क्या होता है हैकिंग में, क्या होता है, एक लीगल चीज़ भी होती है और एक इलीगल चीज़ भी होती है। जो लीगल थिंग्स होती है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, पर जो इलीगल होती है ज़्यादा दिक्कत उसमें आती है। क्योंकि जो लीगल वाली होती है उसमें हमको परमिशन लेनी पड़ती है, और जो इलीगल वाली है उसमें बिना परमिशन आप जो मर्जी करो, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन बस फ़र्क वही पड़ता है कि आपका माइंडसेट क्या है। जो क्योंकि इलीगल के पीछे माइंडसेट तो होगा ही कि आपको फाइनेंशियल चीज़ें चाहिए, या फिर किसी बंदे की और कुछ चीज़ें चाहिए, क्या डिटेल्स चाहिए आपको उसकी बंदे की। तो सब डिपेंड करता है उस चीज़ पे कि आपको आपका टारगेट क्या है। तो डिपेंड करता है उसी पे कि आप लीगल करते हो या इलीगल। तो इसमें हैकर आपके किस किस टाइप के होते हैं और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं इसके लिए? देखो, हैकर तो बेसिकली काउंट करते हो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो वाइट हैट होते हैं, एक ब्लैक हैट होता है और एक ग्रे हैट होते हैं। जो वाइट हैट होते हैं वो हम उसको लीगल हैकर्स भी बोलते हैं, और जो ब्लैक हैट होते हैं उनको इलीगल बोलते हैं। और जो बचे बीच के ग्रे वाले, वो ग्रे तो काम ब्लैक भी करते हैं वाइट भी करते हैं। तो जैसे उनका मूड करे वो सब। और लेकिन मैंने आजकल बहुत चीज़ें सुनी है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली प्रॉपर एजुकेशन लेके नहीं आते, और कुछ कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, गूगल से पढ़ लिया, तो वो उस टाइप के जो पर्सन होते हैं तो वो भी हैकिंग कर लेते हैं। तो उनको किस टाइप का पर्सन बोला जाता है? उनको भी हम लोग स्क्रिप्ट किडीज़ के नाम से बोलते हैं। कि अगर आपको थोड़ी बहुत आपने कुछ वीडियोस देख लिया, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उसके अकॉर्डिंग आप अपना चीज़ें कर रहे हो, तो उसके बाद आप एक स्क्रिप्ट किडीज़ में आते हो कैटेगरी में। तो लेकिन जो भी इस टाइप की हैकिंग करते हैं, तो वो उनका लिए मतलब जो भी मैंने सुना है कि जो भी इस टाइप का पर्सन होता है उसे बोला जाता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, रेदर टू बी एक ब्लैक हैट हैकर या उसका, क्योंकि इन लोगों के पास एक तो प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, कहीं से कोड उठाया, कॉपी पेस्ट किया, उनको एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन इनको ये नहीं पता उस कोड से क्या हो रहा है, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो होता है ना एक इनकम्प्लीट नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा हार्म करती है, कंप्लीट नॉलेज आपको हर चीज़ की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये कि इनको कोई आइडिया नहीं कि ये कोड क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है। उन्होंने खाली कोड कॉपी किया, पेस्ट किया, अपना काम करा, लेकिन बैकग्राउंड में जो चीज़ें हो रही है उनको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक यही लोग होते हैं, क्योंकि ये लोग ही बर्बाद करते हैं चीज़ों को फिर। ठीक है, तो मैं इसके रिगार्डिंग और चीज़ें जानना चाहूँगा, जैसे अगर किसी को भी इसके अंदर अपना एक्सपोज़र निकालना हो, ठीक है? अगर मान लो किसी को एथिकल हैकर बनना हो, तो उसके लिए क्या एक प्रोसेस होता है? मतलब एक बिगिनर्स के लिए क्या होगा, जो 10th-12th का स्टूडेंट है, उसको क्या करना चाहिए इस करियर में आने के लिए? देखो, बेसिकली अगर 10th-12th में साइंस है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर नहीं है तो इतना मैटर भी नहीं करता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। लेकिन एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, अगर आप एथिकल हैकिंग के लिए आ रहे हो तो आपका माइंडसेट लीगल काम करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि इस फील्ड में आके कई लोग एथिकल से अनएथिकल कब बन जाते हैं उनको खुद नहीं पता होता। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक लीगल रखते हो अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपनी सोच को। तो डिपेंड वही करता है खाली, क्योंकि उसके बाद फिर आप डिप्लोमा कर सकते हो, डिग्री कर सकते हो उसके बाद कॉलेज के अंदर भी। तो वो स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बनी हुई है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए या फिर साइबर सिक्योरिटी फील्ड के लिए या फिर आईटी सेक्टर के लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है? गवर्नमेंट आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इन सब चीज़ों के मामले में, और रोज़ कोई ना कोई नए नॉर्म्स निकल भी रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें हो भी रही है आजकल दुनिया में। क्योंकि रोज़ हमको सुनने में आता है कुछ कोई नया साइबर केस हुआ, कोई चीज़, कोई ब्रीच हुआ, डेटा ब्रीच हुआ हैकर के थ्रू, कहीं डार्क वेब पे कोई डेटा गया। तो वो सब चीज़ें हम लोग आजकल सुनते रहते हैं। तो गवर्नमेंट एक्टिव है, बट नॉर्म्स वगैरह निकालती रहती है वो।
जैसे अगर मैं अभी और भी चीज़ें देख रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट काफ़ी स्किल बेस्ड कोर्सेज़ लॉन्च कर रही है इसमें, तो उसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या रहता है? मतलब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके कर रही है या गवर्नमेंट डायरेक्ट अप्रोच कर रही है स्टूडेंट? गवर्नमेंट बेसिकली काम इसलिए कर रही है कि हर बंदा अवेयर रहे, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऑन पीक तो नहीं बोलूँगा, ऑन पीक तो भी आगे होने हैं, लेकिन अभी तो चीज़ें चल रही है, बढ़ेंगे ही एक सब केसेस आगे भी, क्योंकि जैसा चल रहा है आजकल दुनिया में माहौल, तो बढ़ेंगे वो। वो तो है, लेकिन आपने बीच में एक वर्ड बोला था डार्क वेब, तो मुझे इसके रिगार्डिंग जानना है कि डार्क वेब के रिगार्डिंग लोग इतना क्यूरियस क्यों हैं, या फिर इस चीज़ को ज़्यादा रिसर्च क्यों कर रहे हैं? और लोग जैसे तो डार्क वेब को तो इतना वो बना रखा है ना कि बहुत ज़्यादा ही ख़राब चीज़ है, या फिर इसमें इतनी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। ये एक्चुअली इतना डार्क है या फिर सब ऐसे ही बोल रहे हैं? या फिर इसमें ये चीज़ भी है कि लोग सिर्फ़ हर कोई एक्सेस कर पाता है इस चीज़ों को? नहीं, देखो, डार्क वेब के बारे में बहुत सारे मिथ्स भी है, बहुत सारी चीज़ें है भी, इलीगल भी चीज़ें है। बट बेसिकली डार्क वेब जो बना था वो बना इसलिए था पहले तो कि यूएस जो आर्मी थी उनको सिक्योर कम्युनिकेशन करना था उन लोगों को, तो इसलिए उन्होंने बनाया था। बट वो उसने उस कब इलीगल काम के रूप में ले लिया वो किसी को पता नहीं लगा। उसके बाद उसकी एनोनिमिटी के बारे में लोग जानते हैं कि डार्क वेब बहुत एनोनिमस है, और वो नॉर्मल आपके किसी ब्राउज़र से एक्सेस भी नहीं होगा। आपको चाहे कोई वीपीएन लगा लो, कोई प्रॉक्सी लगा लो, नॉर्मल आप ब्राउज़र से नहीं कर सकते उसको एक्सेस। उसके लिए अलग से आपको चाहिए होगा टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र के थ्रू आप उसको एक्सेस करते हो, और वहीं से आपको सब चीज़ें दिखती है डार्क वेब में। और रिकमेंडेड हमेशा ये रहता है कि जब भी आप टॉर यूज़ करो तो अपने आईपी हाइड करो, अपना कैमरा हाइड करो, और कभी उसको फुल स्क्रीन में रन मत करो अगर आपको करना भी। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे डार्क वेब के रिगार्डिंग मैंने काफ़ी सारे चीज़ें सुनी है, जैसे रेड रेड रूम वगैरह कुछ होता है, हेड हंटिंग वगैरह, सच मैंने कुछ टर्म्स सुने हुए हैं, वहाँ पे इस टाइप की एक्टिविटीज़ कुछ होती हैं। तो ये एक्चुअल में रियल है, या फिर ये पहले के टाइम पे होता था, या फिर अब नहीं होता, ऐसा कुछ है? डार्क वेब पे आपने अभी रेड रूम बोला, लेकिन रेड रूम है, चीज़ें होती है वहाँ पे सारी इलीगल चीज़ें, जैसे ड्रग्स वगैरह होती है, ड्रग्स की सप्लाई, वेपन्स की सप्लाई, ट्रांजैक्शंस भी होती है काफ़ी बिटकॉइंस वगैरह के अंदर। और ये जो रेड रूम वाला वर्ड था, ये भी काफ़ी चीज़ें अभी कॉमन है आज की डेट में, बहुत सी आपको चीज़ें दिख जाएंगी उसके बारे में भी अगर आप गूगल भी करोगे तो। बट हाँ, है, चीज़ें हैं उस पर। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ केस स्टडीज़ पता है जो रिसेंटली इंडिया के अंदर ऐसे कुछ केस हुए हों इसके रिगार्डिंग? एज इन मेरे को केस स्टडी कोई आइडिया नहीं, लेकिन बट हाँ, मैंने सुनी थी। मेरा एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, उसका एक फ्रेंड था, उसको डार्क वेब का बड़ा शौक था। सुना सुना उसने नया नया आया था इस फील्ड में, हाँ भाई डार्क वेब पे ये करेंगे, डार्क वेब वो करेंगे। उसने डार्क वेब से, उसको आईफोन का बहुत शौक था, उसने आईफोन ऑर्डर किया डार्क वेब से, और आईफोन ऑर्डर करने के बाद उसको आईफोन ऑलमोस्ट 50,000 डिस्काउंट मिला था वहाँ से। बट जब ऑर्डर देने के लिए बंदा आया, उसने पहले तो बंदे ने उसे घर पे डिलीवर नहीं किया, उसने डिलीवर किया किसी और जगह जहाँ पे वो कोई आता जाता भी नहीं है, सुनसान सी जगह होती है। उसने वहाँ डिलीवर किया, और दूसरा आईफोन के बॉक्स के अंदर आईफोन था ही नहीं, और जैसे ही वो वहाँ पे लेने गया तो पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। और जैसे कि अभी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों में एक्सपोजर चल रहा है और डार्क वेब का, एथिकल हैकिंग का, तो जैसे कोई भी इसके अंदर परस्यू करता है करियर अपना, तो उसमें कितना ज़्यादा लेवल तक एक्सपोजर आपको मिल जाएगा एथिकल हैकिंग के अंदर? या देखो, इस फील्ड की कोई भी ऐसा नहीं है कि आप एक जगह के लिमिटेड हो जाओगे। इस फील्ड में ग्रोथ करने की बहुत, मतलब ग्रोथ करना ही पड़ेगा आपको। डेली नए नए ट्रेंड से अपडेट रहना पड़ेगा। डेली जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, क्या क्या क्राइम हो रहे हैं, बैकग्राउंड में क्या चीज़ हुई है इसके लिए, क्योंकि जो क्राइम हुआ, जैसे भी रिसेंटली आधार के इंडियन आधार कार्ड्स के डेटा ब्रीच हुए थे, और वो डार्क वेब पे सेल के लिए सेलिंग करने ला रखे थे। तो दिक्कत ये थी उसके अंदर कि जो इंडियन की वेबसाइट्स थी, उस वेबसाइट में कोई बग था या कोई कंपोनेंट्स पुराना था जो यूज़ कर रहे थे, तो इस चक्कर में अटैकर को वहाँ से एक रास्ता मिला। जैसे कि आजकल मैंने देखा है कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे भी बाहर की कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है, तो उसके लिए इंडियन हैकर्स क्या करते हैं? उसका मतलब क्या स्ट्रेटजीज रहती है कि उसको टेक ओवर कैसे करें, या फिर उसको सिक्योर कैसे करें? बेसिकली जो गवर्नमेंट करती है वो ज़्यादातर डिफेंडेंट का काम करती है। सामने अटैक करने का काम कम रहता है, बाकी डिफेंड में काम ज़्यादा रहता है। सामने अटैक करने के लिए काफ़ी लोग ऐसे बैठे कि कोई गवर्नमेंट अटैक कर रहे हैं, हम सामने उसको अटैक कर देंगे, बहुत लोग हैं। बेसिकली जो गवर्नमेंट करती है वो ज़्यादातर डिफेंडेंट का काम करती है। सामने अटैक करने का काम कम रहता है, बाकी डिफेंडेंट का काम ज़्यादा रहता है। सामने अटैक करने के लिए काफ़ी लोग ऐसे बैठे कि कोई गवर्नमेंट अटैक कर रहे हैं, हम सामने उसको अटैक कर देंगे,
बहुत लोग हैं। और साथ के साथ जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूँगा, आजकल में ना इतने ज़्यादा क्राइम बढ़े हुए हैं, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर खासकर, कि हर एक स्टेट ऐसे माने जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं अलग-अलग लेवल के, ठीक है? तो ऐसे कुछ क्राइम्स आपको बता पाओगे कि वो क्राइम्स कैसे हो रहे हैं, कौन कर रहा है और उससे बच कैसे सकते हैं? देखो अभी जो रिसेंटली एक एक केस और था एम्स का, एम्स दिल्ली में जो एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था, शायद 2022 एंड में हुआ था वो। बट वो काफ़ी अच्छा मतलब लंबा चौड़ा अटैक था। उसके अंदर जो सर्वर्स थे एम्स के सारे एनक्रिप्टेड थे, और जो बाउंटी डिमांड की थी हैकर्स ने वो बहुत ज़्यादा बाउंटी, अराउंड 200 मिलियन की बाउंटी थी वो। तो उसके लिए भी मतलब जो उन्होंने किया बाद में एम्स में, तो उन्होंने बाद में सब चीज़ें मैनुअल कर दी थी, आउट ऑफ द कंप्यूटर्स आके हाथ से वो सब चीज़ें रिसिप्ट वगैरह सब चीज़ें हाथ से कर रहे थे वो लोग। तो ये अटैक हुआ था एम्स में। और बचने के लिए इसके अंदर खाली यही है कि अगर कोई भी आपको, एक तो मेन अवेयरनेस देनी पड़ेगी जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह है, कि किसी भी अननोन लिंक पे या फिर किसी भी कोई भी ऐसी अटैचमेंट डाउनलोड ना करे, चाहे मेल के थ्रू चाहे इन पर्सन के थ्रू जहाँ से भी आ रही है, बिना स्कैन किए, बिना उसको उसका देखेगी कि बैकग्राउंड क्या है उसका। तो कभी भी ऐसे डाउनलोड कोई फोल्डर ना करे, कोई अटैचमेंट ना करे, तो सेफ रहेगा ये सब चीज़ें। जैसे कि मैं रिसेंटली ना बहुत एक अटैक देखा था माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, क्राउड स्ट्राइक वगैरह ये था। तो इसके रिगार्डिंग मतलब ये चीज़ कैसे हुई थी और किसने कंडक्ट किया था ऐसा कुछ? ये बेसिकली एक अटैक नहीं था जो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 1 महीने पहले हुआ था। ये कोई अटैक नहीं था, बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी, क्राउड स्ट्राइक का एक अपडेट आया था, उसका सेंसर है फैल्कन, उसका अपडेट आया था। उस अपडेट की वजह से कुछ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में और उस अपडेट के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इस चक्कर में वो सारी BSOD आ गई थी, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, जो हमको सारी विंडोज़ में देखने को मिली थी। और यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स वगैरह सब चीज़ें डाउन थी उस टाइम। एयरपोर्ट से भी आपने देखा होगा कि कई लोगों की फोटो आई होगी कि वो हाथ से लिख के बोर्डिंग पास दे रहे थे, उस टाइम भी वेरीफाई कर रहे थे। तो इसमें जैसे कि मैं रिसेंटली ना एक काफ़ी सारे केस स्टडीज़ देख रहा हूँ। जैसे ये केस मेरे साथ भी होते-होते बचे हैं, मैंने उनको बहुत जैसे भी क्योर किया है। जैसे मुझे रैंडम कॉल्स आते हैं या फिर रैंडमली मैसेज करता है कोई भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, तो वहाँ पे मुझे आता है एक वीडियो कॉल होता है, वहाँ पे एक सामने से एक लड़की होती है जो अपने आप को न्यूड करके वीडियो कॉल करती है, उसके बाद हमें ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस टाइप के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? ये सब आजकल AI की देन है। मैं ऐसे बोलूँगा कि AI की वजह से आजकल काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स और बढ़ गए हैं। हम लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें जो AI की हमारी चल रही है काफ़ी सिक्योर है, बट अभी रिसेंटली जो AI का डेटा था वो भी ब्रीच हुआ, डार्क वेब पे वो भी फॉर सेल था। और जो बेसिकली डीप फेक वीडियोज़ वगैरह बनती है, कि डीप फेक पे अगर आप किसी का आपको खाली उसकी एक इमेज चाहिए और आप उसकी इमेज को जहाँ मर्जी ला सकते हो, वो कंपैटिबल बन जाएगी, आपको लगेगा बिल्कुल रियल वीडियो है वो। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती है, AI के थ्रू होती है वो सारी चीज़ें। जैसे मैं इसमें ना आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने ये चीज़ तो बहुत देखी है, लोग इससे अब के टाइम पे तो काफ़ी अवेयर हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ और हो रही है कि अब लोगों का डाटा हर एक जगह अवेलेबल है, ठीक है? अब लोग इतना ज़्यादा अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आजकल का ट्रेंड चल रहा है कंटेंट क्रिएटर्स का, ठीक है? अब उन्हें क्या करना है, अपना कंटेंट बनाना है, तो अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़ किसी भी फ़ॉर्म में हो, मतलब किसी भी टाइप की वीडियोज़ हो, वो डाल देते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ कुछ व्यूज़ के लिए या फिर फॉलोअर्स के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी इमेजेस किस तरीके से बाहर के तौर पे यूज़ हो रही है। तो उसके लिए क्या मतलब सजेशन रहेगा कि कैसे उससे बचा जाए? देखो सजेशन तो ये रहेगा कि जितना कम हो सके सब चीज़ें नॉर्मलाइज़ करो, बट ये नहीं करूँगा रोको, बिल्कुल नॉर्मलाइज़ करो, चीज़ें नॉर्मल चलती है उसको चलाओ, उसको नॉर्मल चीज़ों को। बट क्योंकि आजकल AI बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आज की डेट में, हम लोग खुद AI से काफ़ी चीज़ें करते हैं। जैसे मैं एथिकल हैकर हूँ, मैं खुद AI की हेल्प लेता हूँ काफ़ी चीज़ें करने में अपनी भी। तो मतलब यही कहूँगा कि चीज़ें नॉर्मल रहे, ज़्यादा आगे ना बढ़े। तो जैसे कि एक चीज़ कुछ है, जैसे कि हमने अभी डार्क वेब के बारे में बात की, एथिकल हैकिंग के बारे में बात की, तो इससे मैं कुछ एक ऐसे टॉपिक बात करना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोग इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो कि बीटेक इंडस्ट्री से नहीं है या फिर किसी और फील्ड से हैं, तो उनके लिए कितना कॉम्पिटिटिव रहता है इसके अंदर आना? देखो कम्पिटिटिव इस फील्ड में आना इस चीज़ के लिए कम्पिटिटिव रहता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन डिपेंड करता है सारा आपकी स्किल्स पे। अगर आप बीटेक या टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हो और एक आप कॉमर्स या विदाउट आर्ट बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो वो दिक्कत देगा आपको कहीं ना कहीं। अगर आपने कोई छोटी मोटी डिग्री कर रखी है और एक बीटेक वाला बंदा के साथ बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली बीटेक वाले बंदे को प्रेफरेंस मिलेगी उस चीज़ के अंदर। तो अगर आप अपनी स्किल्स पे फोकस करो, स्किल्स बढ़ाओ, अपनी स्किल्स
शार्प करो, तो आप ही को ईजी रहेगा उस चीज़ के लिए। एक एंट्री लेवल जॉब पहले सिक्योर करो, उसके बाद एंट्री लेवल की जॉब की वजह से ही आपको आगे आपके लाइन्स खुलते रहेंगे उस चीज़ के अंदर। मैंने इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो इसमें मैंने ना कुछ चीज़ें देखी हैं जिन्होंने कहा है कि उन्हें एंट्री लेवल जॉब तो मिल गई, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद जब उन्हें आगे प्रोग्रेस करना पड़ता है तो उनको वहाँ पे बैरियर मिलता है, क्योंकि बोला जाता है कि आप बीटेक के फील्ड के नहीं हो तो आप इस लेवल पे नहीं आ सकते। ऐसा कुछ होता है या फिर ये मिथ है? नहीं, ऐसा होता भी है, मिथ भी बोल सकता हूँ, होता भी है, लेकिन हर जगह नहीं होता। बहुत रेयर केसेस में ऐसा मिलेगा कि आपको बीटेक ही चाहिए, कि भाई अगर बंदे ने कोई कोर्स कर रखा है, उसको सर्टिफिकेशन भी है, कोई ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन है उसके पास, तो कोई उसको मना नहीं कर सकता कि हाँ कि आपके पास ये। जैसे कि अगर मान लो मैं अब एज अ नॉर्मल ऑडियंस पूछ रहा हूँ, मैं मान लो 10th-12th का स्टूडेंट हूँ, मैंने एथिकल हैकिंग की बेसिक ट्रेनिंग ले ली और उसकी नॉलेज ले ली, तो मैं अगर जॉब ना करके अपनी मनी लेवल मतलब अर्निंग वगैरह कैसे कर सकता 10-12 के स्टूडेंट्स के लिए तो अर्निंग का फिलहाल, हूँ? जैसे मैंने एक वे बोल रहा हूँ, जैसे मैं सर्टिफिकेशन कर लिया है CEH का, ठीक है, उसके बाद मुझे जॉब नहीं करनी, इसकी जगह मैं अपने आप को एज अ फ्रीलांसर, कुछ सोर्स होते हैं अर्निंग के? हाँ होते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप पेन टेस्टिंग साइड आओ तो उसके अंदर एक तो बग बाउंटी नाम की एक फील्ड होती है। वो बग बाउंटी फील्ड को आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी कंपनीज़ के बग बाउंटी प्रोग्राम्स निकलते हैं कि अगर आपने किसी कंपनी की वेबसाइट में किसी एप्लीकेशन में बग फाइंड आउट किया तो कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है बाउंटी उसके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या प्रोसीजर रहता है? उनके पास क्या-क्या स्किल्स होनी चाहिए इसके लिए? स्किल्स खाली होनी चाहिए उनको, एक तो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग आनी चाहिए बहुत अच्छे से। दूसरा उनको लैंग्वेजेस जो सी हो गई या जावा स्क्रिप्ट हो गई, जो बेसिकली मेन लैंग्वेज जो वेबसाइट में काम आती है, उनको वो चीज़ पे हैंड्स ऑन होना चाहिए, क्योंकि तभी आप एक वेबसाइट में देख के अंदाजा लगा पाओगे हाँ इसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी हो सकती है, तो उसके लिए टेस्टिंग करनी पड़ती मतलब आपको कहना चाह रहे हो कि हमें अगर हैकिंग करनी है तो हमें कोडिंग आनी चाहिए? है। नहीं, कोडिंग नहीं आनी चाहिए। कोडिंग ने मैंने कोडिंग का अभी तक एक वर्ड भी नहीं बोला। कोडिंग नहीं आनी चाहिए। थोड़ी बहुत लैंग्वेज पे इतनी पकड़ होगी आप सामने वाला को कोड समझ पाओ आप, मतलब बेसिक हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सामने कोड क्या है वो समझ पाओ बस आप। जैसे कि अगर मान लो मैं काफ़ी सारी इसके अंदर क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जॉब लेवल पे, अगर एंट्री लेवल पे जो भी एंटर कर रहा है तो वो किस सेगमेंट के अंदर जा सकता है? बेसिकली एथिकल हैकिंग के अंदर फील्ड दो ही होते हैं, एक तो VAPT होता है जो हमारा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है, और दूसरा होता है हमारा SOC जो ब्लू टीमिंग में आता है। दो टीम होती है, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आपको डिफेंसिव साइड जाना है, ऑफेंसिव साइड जाना है। ऑफेंसिव साइड आपकी रेड टीमिंग होगी, VAPT वगैरह, और डिफेंसिव साइड होगी आपकी SOC टीमिंग, SOC वगैरह। और इसके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय क्या रहा इसके रिगार्डिंग? और मतलब जो भी लोग सोच के जाते हैं ना कि हैकर की लाइफ ऐसी होती है, वहाँ पे जाके मतलब हर रोज़ कुछ नया मिलता है सीखने को, अटैक्स करने पड़ते हैं हमें ये सब, या फिर ये सिर्फ वो मूवीज़ वगैरह में अच्छा लगता है, या फिर जो रियल लाइफ होती है उसमें बस ये होता है बिहाइंड द सीन बैठे रहना पड़ता है, बग फाइंड करने पड़ते हैं, या फिर सिर्फ नॉर्मल अपडेट चेक करने पड़ते हैं? नहीं यार, हैकर भी इंसान ही होता है, उसको नॉर्मली बैठना होता है कॉर्पोरेट के अंदर अपनी सीट पे, और उसको जो जैसे कोई मान लो कि कोई VAPT हुई उसकी वेबसाइट पे और कोई बग मिला तो वो रीटेस्ट करता है कि वो बग मेरा सॉल्व हुआ नहीं हुआ, अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो मैं उसको सॉल्व करने क्या कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ होती है VAPT साइड जो मैं खुद करता हूँ, कि अगर मैं रीटेस्टिंग करता रहूँ कि हाँ मेरा बग सॉल्व हुआ नहीं हुआ, तो वो मेरा मेन प्रायोरिटी है कि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वो चीज़ सिक्योर ना हो, तो वो मेरे लिए दिक्कत है। और जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि ये तो काफ़ी कुछ हो गया, लेकिन मैंने जहाँ तक मूवीज़ में पता है क्या देखा है कि हैकर्स आ रहे हैं, हैक कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, अलग-अलग चीज़ों को हैक कर लिया, कैमरा, लैपटॉप, फ़ोन, और फिर मुझे लगा जो भी हैकर्स होते हैं उसकी लाइफ ऐसी होती है ज़्यादातर कि भाई आज तो इसका हैक कर लिया डाटा, इसका डाटा हैक कर लिया, तो और रियलिटी किसी को नहीं पता एक्चुअल में कि वो हैकर्स एक्चुअल में करते क्या हैं। दुनिया की नज़रों में हैकर खाली वो है जो टोपी पहन ली और वो हैकर वाला मास्क पहन लिया बस, और मूवीज़ में सब बस ये दिखाया जाता है कि हाँ हैकर ने 2 एंटर मारे और वो सारा सामने वाला हैक हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब मिथ है। बहुत चीज़ लगती है, बहुत चीज़ देखनी पड़ती है, और अपने आप को एनालिस्ट बनाना पड़ता है उस चीज़ के लिए भी, और काफ़ी सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके अंदर। अब मैं आपसे इसके रिगार्डिंग जानना चाहता हूँ, जैसे अभी हमने बात की कि किस टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं, हैकिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें, लेकिन मैं अब जानना चाहता हूँ कि जो भी नॉर्मल ऑडियंस है जिनको हैकिंग का या फिर आईटी की नॉलेज नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन एक बेसिक लेवल पे वो अपने आप को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, मतलब जो भी इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये यूज़ करते हैं लेकिन अपने आप को बचा भी सकते हैं? ठीक है, तो देखो आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सबके फ़ोन में है, सबके पास फ़ोन है, सब लोग यूज़ करते हैं। और मैं खाली इतना बोलूँगा कि जो आपका पासवर्ड है, पासवर्ड एक तो ऐसा रखो जो आपको खुद को याद ना रहे।
अगर वो पासवर्ड खुद को याद है तो पासवर्ड सिक्योर नहीं है। पहला तो ये। दूसरा, उसके अंदर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो आप, जिससे कि अगर आपका पासवर्ड भी लीक हो गया, ब्रीच हो गया, तो आपके पास एक फ़ोन में या फिर किसी और ईमेल पे आपके जो आपका आपने जिसमें ऐड कर रखा है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन है कि हाँ आपका इस अकाउंट से इस IP से एक्सेस होने वाला है। अगर ये आपको तो अप्रूव करो उसको, नहीं तो आप डिसअप्रूव करो उसको। तो वो चीज़ एक तो कॉन्फ़िगर करनी चाहिए। दूसरा, किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, कि आजकल काफ़ी फिशिंग पेजेस बहुत बन रहे हैं कि अगर आपका मान लो कि इंस्टाग्राम का कोई होम पेज है, सेम वैसा वैसा पेज 1 मिनट में एक क्लिक में सॉफ्टवेयर बना देगा और आपको पता नहीं लगेगा कि वो क्या होम पेज के क्या डिफरेंस दोनों के बीच में, जो ओरिजिनल और जो डुप्लीकेट बना हुआ है। और आपने उसमें डिटेल्स फिल करी है और फिल करने के बाद जो डिटेल्स आपने फिल करी वहाँ पे वो सारी सीधे हैकर हो गई है। तो ऐसा भी होता है सीन। तो कोई भी अननोन लिंक पे या कोई अटैचमेंट ऐसे ऐड ना करें, क्योंकि मेनली एंड्रॉयड के अंदर क्या होता है, एंड्रॉयड के ज़्यादा वल्नरेबल होता है देखा जाए तो, क्योंकि उसके अंदर अगर आप मैंने किसी को कोई वो भी भेजी फाइल, मान लो कि मैंने कोई इंस्टाग्राम की फाइल बनाई अपने पास से, मैंने पेलोड बनाया। पेलोड इन द सेंस, पेलोड क्या होता है वो बताया तो, पेलोड एक एक्सप्लॉइट कोड होता है जो काम करता है आपको वल्नरेबिलिटी को या फिर आपके किसी सिस्टम को हैक करने के लिए। एक्सप्लॉइट वाला कोड होता है, मैलिशियस कोड होता है वो, ठीक है। तो मैंने वो पेलोड्स को सेंड किया, साथ में मैंने एक इंस्टाग्राम की ऐप जो नॉर्मल होती है, मैंने साथ में उसको बाइंड कर दिया पेलोड को और इंस्टाग्राम की ऐप को। और जो मैंने आपको सेंड करी, जैसे हमने इंस्टॉल किया वो पेलोड तो इंस्टॉल होगा ही होगा पहले बैकग्राउंड में, उसके बाद में आपकी जो इंस्टाग्राम की मेन एप्लीकेशन है वो आपके फोरग्राउंड में इंस्टॉल होगी, जितने में आपका पूरा फ़ोन का कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा और ऐसा आपका डेटा मैं सीधा ले सकता हूँ अपने पास। ये तो फिर इससे हम कैसे बच सकते हैं? इसका कोई वो स्पेसिफिक पैटर्न है बचने का? जैसे मैं एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, मान लो उनकी इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो ये सब यूज़ हो रही है आज के टाइम पे, AI के टाइम पे, तो फिर अब उन्हें नहीं पता है वो क्राइम उनके वॉइस से, उनके फेस से किया जा रहा है, ठीक है। एट द एंड जब भी कोई भी बड़ा क्राइम हो गया तो वो पकड़े जा सकते हैं उसकी वजह से। तो वो लोग कैसे बच सकते हैं कि इन चीज़ों को कैसे सिक्योर करें? वॉइस क्लोनिंग नाम की चीज़ आई है आजकल AI की वजह से। वॉइस आपकी क्लोन, आपका खाली उनको खाली हेलो चाहिए, उस हेलो से आपकी पूरा सेंटेंस बना सकते हैं वो लोग। और वो काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि ये सीन मेरे फादर के साथ भी हुआ था कि किसी ने फ़ोन किया फादर को कि मेरे नाम से, कि मैं अंशुल बोल रहा हूँ, मेरे को इतनी नीड है पैसों की, मेरे को अब यहाँ फंसा पड़ा हूँ। बट मैंने आपको बता रखा था कि ऐसे से कोई फ़ोन है जो कि मैं अपडेट रहता हूँ, उनको अपडेट करता रहता हूँ, मेरे घर वालों को ही मैं, कि अवेयर रहो उस चीज़ के बारे में। कभी ऐसा कोई फ़ोन है वो तो पहले मेरे मेन नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, उसके बाद ही कोई ट्रांजेक्शन करना है, ऐसे कोई कुछ मत करना, ना किसी QR कोड को स्कैन करना, ना किसी चीज़ से पेमेंट करना, ना किसी नंबर पर पेमेंट करना। ऐसे ही ना, पता है एक रिसेंटली मेरे फ्रेंड के साथ एक केस हुआ था इसके रिगार्डिंग, मैं वो शेयर करता हूँ। जैसे कि उसमें क्या था ना, हम लोग ऑफिस के लिख थे, हम ऑफिस में बैठे हुए थे और उसके फादर के पास का कॉल जाता है किसी का, किसी लड़की का, वो किसी पुलिस ऑफिसर से कॉल करवाती है कि आपके बेटे ने ये क्राइम कर दिया, ये लड़की छेड़ के भागा, ये सब चीज़ें। और उसके फादर को बोल रहे हैं अगर आपको ये केस दबाना है तो आपको पैसे शेयर करने पड़ेंगे, मतलब देने पड़ेंगे। तो समहाउ वो बच गया जस्ट बिकॉज उसके फादर ने उसके बेटे को कॉल कर लिया और उससे डिस्कस करी, तो उसके बेटे, जबकि हम साइबर सिक्योरिटी कंपनी में थे तो उस वजह से हम शायद सिक्योर हो गए। लेकिन जो लोग इस चीज़ों को अवेयर नहीं करते तो वो क्या होते हैं, इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को और कैसे सिक्योर किया जा सकता है? क्योंकि आजकल तो फेक पुलिस वाले भी बन के घूम रहे हैं, तो वो तो फिर हमारे लिए जैसे आजकल ना ओवर पावर हो जाता है बंदा किसी भी चीज़ से। ये चीज़ तो देखो, जितना हमारा चीज़ें बढ़ेंगी उतनी इसमें केसेस बढ़ेंगे ये वाले। इसके लिए सिक्योर करने की खाली एक ही चीज़ है कि आप पहले वैलिडेट करो कि हाँ सामने वाला बंदा जेन्युइन है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। अगर बंदा जेन्युइन है, उससे सीधा जो उसने बोला वो मत मानो, सामने उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करो कि आप कौन हो, आपकी कौन सी, मतलब मानो आप कह रहे हो पुलिस वाले, क्या पोस्ट है, कौन से उसमें पोस्टेड हो, आप पूछो उससे चीज़ें। अगर उसने जो बताया पहले वैलिडेट करो, किसी को फ़ोन करो या बात करो चीज़ के बारे में, उसके बाद ही कुछ चीज़ें करो, ये रिकमेंडेड है। जैसे कि आप अभी साइबर सिक्योरिटी में, आपने कभी CBI इन सब के साथ कभी काम किया है? अभी तो फिलहाल मौका मिला नहीं, बट हाँ आगे मौका मिलेगा पक्का। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आज के टाइम पे डाटा कितना सेफ है? पहले के टाइम पे इंडिया का डाटा तो बहुत सेफ रहता था क्योंकि सब लोग लिख के आराम से डाटा रखते थे कॉपी वगैरह में, तो सेफ था। अब क्या है, सारा ऑनलाइन कर दिया है, पैटर्न वैटर्न। तो आज के टाइम पे डाटा किस हद तक सेफ है और क्या रीज़न है उसका? देखो, आपका डेटा सेफ है भी और नहीं भी है, इसमें ये कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर है, बट हाँ ये सच है। ये आपको डेटा जो है, आपका डेटा अगर आप थर्ड पार्टी पे यूज़ होते, जैसे मान लो कि आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी अपने फ़ोन के अंदर, उसने आपसे लॉगिन मांगा थ्रू फेसबुक।
अगर आपने वहाँ पे फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर दिया और अगर बाय एनी चांस उस एप्लीकेशन का डेटा ब्रीच हुआ तो उसके अंदर आपका फेसबुक का डेटा भी गया। तो ऐसे काफ़ी केसेस मैंने खुद देखे हैं कि फेसबुक के जो अभी रिसेंटली 1 लाख के आसपास डेटा ब्रीच हुआ है, 1 लाख यूजर्स के आसपास, उनके फ़ोन नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह सब चीज़ें उसके अंदर गई है। और ये सब चीज़ें तभी होती है जब आप अननोइंगली किसी थर्ड पार्टी पे अपना साइन अप करते हो या फिर कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल करते हो कि जो सिक्योर ना हो। तो हमेशा जो भी ऐप डाउनलोड करो पहले उसका सब चीज़ें चेक करो कि हाँ ये ऐप जेन्युइन है या नहीं है, उसका रिव्यूज़ चेक करो, क्योंकि आजकल काफ़ी फेक ऐप्स भी बन रही है और काफ़ी डुप्लीकेट ऐप्स भी बन रही है। यहाँ तक कि कोई अगर आपकी जैसे मान लो कि जो मेन गेम है, मैं नाम नहीं लूँगा गेम का, उसी की डुप्लीकेट ऐप बना के लोगों ने उसके अंदर साइन इन किया और एक ही रात में उस ऐप का सारा डेटा हैकर के पास पहुँच गया और वो डार्क वेब में सेल होता डेटा। तो डेटा सेफ होना आज की डेट में बहुत बड़ा मिथ भी है कि डेटा आपका सेफ है, कोई डेटा आपका सेफ नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगा। जैसे आपने कहा ना डाटा बिल्कुल सेफ नहीं है अगर कहीं पे भी हम विजिट करते हैं इस वजह से, लेकिन जैसे कुछ इलिसिट वेबसाइट होती हैं, ठीक है, इलीगल वेबसाइट्स होती हैं, अगर कोई वहाँ पे विजिट करता है या फिर कोई धार्मिक वेबसाइट होती है वहाँ विजिट करता है, तो उस पर क्या रहता है इम्पैक्ट, वो डाटा कैसे कैप्चर करते हैं? देखो वेबसाइट के लिए, अगर वेबसाइट में 2 चीज़ होती है। अगर आप वेबसाइट का यूआरएल देखोगे, जो यूआरएल जिससे आप वेबसाइट विजिट करते हो, उसमें अगर HTTP है, अगर HTTP आ रहा है आगे फिलहाल स्टार्टिंग में, और आगे वेबसाइट का जो भी यूआरएल है XYZ होगा, ठीक है, लेकिन वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी। क्यों? उसमें HTTPS नहीं है। मेन पॉइंट आता है यहाँ पे HTTPS का, जो उसमें S एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है। S किस लिए? ऐसा सिक्योर के लिए। तो अगर आपकी वेबसाइट HTTP यूज़ करिए सबसे पहले, और उस पर कोई भी डेटा फिल आउट मत करो, क्योंकि उसके अंदर MITM मैन इन द मिडल अटैक, जिसको हम बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक, उसको बोलते हैं कि आप और मैं बात कर रहे हैं, बीच में कोई बंदा सुन रहा है, उसने सारा हमारा डेटा या जो भी हम भेज रहे हैं एक दूसरे को मैसेज वगैरह सारे इंटरसेप्ट कर लेता है वो डेटा और सब चीज़ें पढ़ लेता है वो ईजिली। तो वो HTTP वेबसाइट बहुत ईजी होता है। मैंने खुद करा है बहुत लोगों का ये HTTP वाला सीन, क्योंकि मैंने एक पेज बनाया, मैंने उस पेज को सामने वाले बंदे को भेजा, उसने उससे जो भी चीज़ें फिल आउट करी वो क्लियर प्लेन टेक्स्ट में दिखती है। और अगर इन दूसरे केस में HTTPS वाली वेबसाइट में वो होता है सिक्योर्ड, उसके अंदर क्या होता है, एन्क्रिप्शन होता है। एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट आपको ईजिली नहीं दिखेगा, और वो एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट इसीलिए होता है कि कोई MITM मैन इन द मिडल अटैक ना कर पाए, कोई हमारी बातें ना देख पाए, ना कोई सुन पाए। तो एन्क्रिप्शन इसलिए वहाँ पे काम आता है। जैसे इसमें ना मैं कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। जैसे आजकल मैंने देखा है कि काफ़ी लॉन्ग URL होते हैं, तो लोग उसको भी शॉर्ट करके भेजते हैं। अब उस URL को रीड करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट पड़ जाता है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए, कि वो पढ़ के नहीं समझ पाता। अब उसके या तो क्लिक करोगे तभी आपको दिखेगा, क्योंकि हाइपरलिंक दिखाता नहीं है वहाँ पे, और वहाँ से आप रीडेबिलिटी नहीं होगी तो आप डायरेक्ट उसकी मालवेयर साइट पे चले जाओगे। देखो उसके लिए मेरे पास एक अच्छा तरीका ये है कि एक वेबसाइट है, उसका नाम वायरसटोटल है, virustotal.com। उस पर अगर जाके आप सर्च करोगे, आपके पास कोई अननोन URL है, कोई अननोन एप्लीकेशन है, कोई अननोन फाइल है, अगर आपके पास कहीं से फाइल आई या कोई भी कुछ भी चीज़ आई, वहाँ पे आके अपलोड करो उसको। उसके अंदर इन बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सिक्योरिटी वेंडर्स होते हैं जो आपको वो सारा सिक्योरिटी रिपोर्ट निकाल दें कि हाँ ये मैलिशियस है हमारी साइड से, नहीं है। तो उसको देखने के बाद आप उस चीज़ को आगे प्रोसीड कर सकते हो कि हाँ अगर ये इसमें सिक्योरिटी वेंडर ने किसी ने फ्लैग नहीं किया कि इनएप्रोप्रिएट है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो एक बार को। बट फिर भी अपने सिक्स्थ सेंस यूज़ करो उस चीज़ के अंदर कि अगर लॉन्ग URL है, URL पढ़ने में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली वो दिक्कत तो है ही, क्योंकि मेजरली URL वेबसाइट से आते हैं और वेबसाइट का URL उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो कोई ना कोई दिक्कत तो होगी। वो भी उसको ये पता नहीं लगेगा डेटा ब्रीच हुआ है, उसको ये ऐसे पता लगता है कि अगर आपका ईमेल है, ईमेल आईडी पे कहाँ ब्रीच हुई है, उसके लिए भी वेबसाइट्स काफ़ी है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि हाँ इज माई डेटा ब्रीच्ड, उसके अंदर आप गूगल मतलब अपनी ईमेल आईडी फिल आउट करोगे, वो बताएगा कि आपकी ये वाली ईमेल आईडी कहीं पे डेटा ब्रीच के अंदर अपीयर हुई है या नहीं हुई है। तो वो सब चीज़ें भी होती है, काफ़ी चीज़ें होती है। और बाकी अगर मेन तो यही है कि अगर आप किसी अननोन अनट्रस्टेड प्लेस से अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल भी कर रहे हो, तो वो हमेशा एक रिस्क रहता ही आपको कि ये एप्लीकेशन के अंदर कोई मालवेयर हो सकता है साथ में। जैसे अभी बीच में GB WhatsApp, GB Instagram, ये सब चीज़ें मॉड एप्लीकेशन होती है सारी, ये मॉड इन द सेंस की मॉडिफाइड होती है, और इसके अंदर जो भी इसका सोर्स कोड वगैरह होता है, सोर्स कोड मतलब जिससे इसके थ्रू वो ऐप बनी है, और वो कोड ही मैलिशियस है, और जो भी आप उसके अंदर फिल आउट करोगे, जो भी आप उसके अंदर चैटिंग करोगे, सब चीज़ें आपकी एक रिकॉर्ड हो रही है वहाँ पे। और एक वेबसाइट और है, हैव आई बीन पॉन्ड, PAWNED। तो इसको एक भी इसके अंदर जाके अगर आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह फिल आउट करोगे, तो उसमें आपको लग जाएगा पता कि हाँ आपका कोई डेटा ब्रीच हुआ या नहीं हुआ।
तो अब हम देखते हैं कि अब हमारी ऑडियंस को ये कंटेंट कितना अच्छा लगता है और उनको हमसे क्या और रिलेटेड कंटेंट चाहिए कि हम किस टॉपिक्स पे आपके पास आए, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, या फिर किसी डार्क वेब के किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी पे हमें बहुत ज़्यादा बात करनी है, या फिर रिसेंटली जो भी एआई के क्राइम्स हो रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग आपको नॉलेज जाननी है, तो उसके रिगार्डिंग हम दोबारा बुलाएंगे अंशुल को। अगर आप चाहते हो कि इसमें अंशुल का जो भी आपका कंटेंट है उनको अच्छा लगा आपको, अगर आप चाहते हो कि अंशुल से कैसे कनेक्ट करें, तो उसकी सारी डिस्क्रिप्शन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू अंशुल आने के लिए। थैंक यू सो मच विजय।